हाँ तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 men acts at the point x1, y1 मान लेते हैं। जो आपका m1 जो पार्टिकल का मास है वो कहाँ पे काम कर रहा है, x1 y1 जिस पॉइंट पे काम कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2 डॉट xn yn if x बार y बार विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक पॉइंट होता है ना, जो बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट, तो इफ x बार y बार विद कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना तो आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आप ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जहाँ पे उस बॉडी का टोटल वेट काम करता है। तो x बार y बार विद कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन x बार इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट mn xn अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 या प्लस डॉट प्लस का mn। इसी को लिख सकते हैं x बार इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi xi अपान समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi एंड y बार इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट प्लस का mn yn अपान m1 प्लस m2। ये सब पढ़े हैं आप लोग, इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर दो पार्टिकल हैं, उनके मास m1 m2 हैं और जिस पॉइंट वो पार्टिकल हैं उनका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो x बार इक्वल हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 और y बार हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, तो इस तरह से यह, तो इसको लिखते हैं y बार इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 to n mi yi अपान समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi। ठीक है, इसको समीशन फॉर्म में आप इस तरीके से लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, ये तो हो गया अलग अलग मास। अगर मास सेम हो, है ना, हर पॉइंट पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो एकदम कंटिन्यूअस हो, तो इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x, अब यही समीशन इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dm अपान इंटीग्रेशन dm। ठीक है, एंड y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm अपान इंटीग्रेशन dm। तो यही समीशन इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 x2 वाले मैटर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको दिखाएंगे। तो यही आपका इस तरीके, यही मेन फार्मूला है। और ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बाय इंटीग्रेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे आप लोग। हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। ठीक है, कोई आर्क है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई आर्क ए बी है स्टूडेंट्स, इसकी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, बहुत सिंपल तरीका समझिएगा। यहाँ पे कोई आर्क ए बी है, इसकी हमको क्या निकालनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। आर्क ए बी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू ए है और यहाँ पे हमारा जो x इक्वल टू है, ठीक है, सॉरी सीधी लाइन x इक्वल टू बी है। ठीक,
यही जो आर्क ए बी है, लेट ए बी बी एन आर्क, ठीक है। अब इस आर्क ए बी, अब आर्क ए बी है, अब इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, मतलब इस पर, इस आर्क ए बी पर, मतलब या जो आर्क ए बी है एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पर इस बॉडी का टोटल वेट काम करेगा, वो पॉइंट हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। हम एक पॉइंट इस पर P ले लेते हैं, लेट P बी अ पॉइंट on arc AB such that AP is equal to S, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक S। अब इसके बगल में Q, लेट Q be the adjacent point of P such that PQ इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस, मतलब बहुत ही स्मॉल, क्यू पी के बहुत पास में है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीका, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये आर्क है, ये वन डायमेंशनल है। लेट रो बी द डेंसिटी, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ एन आर्क, ठीक। एक मिनट स्टूडेंट, लेट रो, अब बात करते हैं यहाँ पे रो को ही मान लेते हैं हम लोग। हाँ, रो के रूप में दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखना होगा रो के टर्म में एक्सप्रेस करना सही रहेगा कि गलत रहेगा, ठीक है। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व, आर्क ऑफ द कर्व, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये कर्व हमारा पूरा है, इसमें से मैंने ए बी ले लिया है आर्क के रूप में। तो रो इसकी डेंसिटी है। देखिए आप जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिजिक्स की बात करते हैं तो ध्यान समझिएगा। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़ा हुआ है आपने। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, उसको लिखते हैं Q/L क्योंकि चार्ज की बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से दिखाते थे, उसको लिखते थे Q/A। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप लोग रो से दिखाते हैं, रो से, और इसको बोलते हैं Q/V। यही होता है, जहाँ पे Q जो है चार्ज है। अब यहाँ पे हम यहीं Q के प्लेस पे हम यूज करेंगे M, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात नहीं, यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल की बात है। तो M/L उसका लेंथ, ठीक है। यहाँ पे और इसके स्थान पे यूज करेंगे M/A, इसके स्थान पे यूज करेंगे M/P। और यहाँ पे सबको, अब ये सब डेंसिटी ही है, लेकिन यहाँ पे चाहे लीनियर डेंसिटी हो, चाहे सरफेस डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी हो, सबको हम रो से ही दिखा रहे हैं, सबको रो से दिखा रहे हैं। ये चार्ज लग गया क्योंकि यहाँ Q है, ठीक है। यहाँ पे केवल डेंसिटी आप बोलेंगे, तो सबको हम किससे दिखाएंगे, रो से। तो जब लीनियर डेंसिटी की बात होगी, जैसे जब आर्क की बात होगी, आर्क की, तो रो बराबर M/L आप समझेंगे, ठीक है। और जब चार्ज सरफेस चार्ज नहीं, जब सरफेस डेंसिटी की बात होगी या एरिया की बात होगी तो रो बराबर M/A। जब वॉल्यूम की बात हो रो बराबर M/B। तो जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा था उसी संदर्भ में है, मैंने उसको इसलिए लिख दिया ताकि आप कंपेयर कर सकें, ऐसा आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, तो जब यह है देन अगर रो आपकी डेंसिटी है तो अभी देखिए आपने लिखा ना कि रो इक्वल टू M/L, ठीक। देन द मास ऑफ PQ का मास निकालते हैं। एक छोटा सा, मतलब इस पूरे जो RKB है, कर्व का पार्ट है RKB, इस RKB का जब टोटल मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस उसका स्मॉल जो उसका एक भाग है, एक पार्ट है PQ, हम उसका मास निकालते हैं। तो मास इक्वल टू, तो रो इक्वल टू M/L, तो मास इक्वल टू निकालना, तो डेंसिटी में लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो मास इक्वल टू मास ऑफ PQ। इसी मास ऑफ PQ को आप दिखाइए स्टूडेंट्स,
ठीक है। मास ऑफ PQ को आप दिखाइए डेल्टा एम से, डेल्टा एम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू एल लेंथ, तो इस PQ का लेंथ क्या है डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एम इक्वल टू रो इंटू डेल्टा एस, ठीक है, इस तरह से ऐसा। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की बात आएगी तो टोटल की बात आएगी, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू, आपने फार्मूला लिखा था, देखिए मेन फार्मूला यही है, ये आपको याद होना चाहिए, मेन फार्मूला यही जो भी मैंने शुरू में लिखवाया, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपान इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम के स्थान पे आप लिखेंगे, अब कोई डी एम डेल्टा एम मतलब वही है, यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है तो डी यूज करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रो डी एस, ठीक है, अपान इंटीग्रेशन रो डी एस, ठीक। अब रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, डी ए से डी एस कैंसिल नहीं हुआ, इस चक्कर मत पड़िएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन, रो से रो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि रो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपान इंटीग्रेशन डी एस, ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू, और वाई बार इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपान इंटीग्रेशन डी एम। तो फिर यहाँ पे डी एम की वैल्यू रो डी एस, तो वाई रो डी एस अपान इंटीग्रेशन रो डी एस, तो रो से रो फिर जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एस अपान इंटीग्रेशन डी एस, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात आती है स्टूडेंट्स डी एस का, ये यार देखेंगे डी एस की बात, डी एस कैसे निकालेंगे, तो डी एस निकालने का तरीका से तीन तरीके, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म में डी एस कैसे निकालेंगे, फिर पोलर फॉर्म में, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन हमारा कर्व का इक्वेशन अगर एक्स वाई के रूप में दिया है, तो कार्टेशियन फॉर्म में डी एस आप निकालिएगा रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे निकालिएगा। या तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कब यूज करेंगे, जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा, जब मतलब कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में देगा। ये कब यूज करेंगे, जब x इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन होगा, तब डी एस के लिए आप यह यूज करेंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में अगर आपको डी एस निकालना है तो ये आपका फार्मूला होता है, रूट में आप पढ़े हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये कब, जब आर इक्वल टू एफ थीटा दिया हुआ, तब मतलब आर थीटा का फंक्शन, अगर थीटा आर का फंक्शन होगा तब डी एस इक्वल टू आप लिखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, डी आर स्क्वायर बाहर करेंगे, जो डी एस स्क्वायर बाहर करेंगे तो और डी थीटा को अंदर कर देंगे, तो मिल जाएगा 1 प्लस आर डी थीटा अपान डी आर, ये हो जाएगा आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर, तब यह लगा देंगे। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म की बात आएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कर्व का इक्वेशन दिया होगा तब डी एस को आप निकालेंगे रूट में डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर और प्लस का डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी बाहर। तो ये तरीका होगा डी एस निकालने का, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में जब कर्व के इक्वेशन दिए रहेंगे तो इस तरीके से हम निकालेंगे डी एस, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स आर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ द एस्ट्रॉयड एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको ट्रेसिंग आना चाहिए, और ट्रेसिंग यहाँ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। जैसे अब इसका हमको ट्रेस करना है तो आपको याद होना चाहिए इसकी ट्रेसिंग ऐसे आती है, ये इसका ट्रेसिंग है, ठीक है। ये तुरंत आपको ट्रेस, यहाँ ट्रेसिंग करके नहीं दिखाना है, तुरंत देखते ही क्वेश्चन को आप ट्रेस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये ट्रेसिंग इसकी है, ये 0 माइनस ये 0 0 है, ठीक, 0 दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। यहाँ पे ट्रेसिंग होगा, ट्रेसिंग पढ़ने के लिए BSc फर्स्ट ईयर को पढ़ना होगा आपको। तो ये आपका ट्रेसिंग, तो आपको किस आर्क का निकालना है, आपको इस आर्क का निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
इस आर्क का आपको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक मैं बता दूं, ये जो आपका एस्ट्रॉयड है ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट आल्सो, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी ये सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ से है कर्व ऐसे ही यहाँ से भी बनेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जहाँ भी आएगा, ठीक है, जितना एक्स की वैल्यू आएगी उतनी वाई की वैल्यू आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है पूरा एकदम सिमेट्रिकल, ठीक है। तो आइए पहले हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आपको निकालना है तो कर्व आर का इक्वेशन, ठीक है, ये आपका है x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। देखो आर को बोला है तो आर का फॉर्मूला अपने दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन दिया है ये दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया है तो ds निकालते हैं। तो ds इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये कैसे निकलेगा, तो आपको चाहिए dy/dx, तो पहले ये निकालो dy/dx। चलो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 dy/dx, और ये हो जाएगा 0। 2/3 कॉमन करना, वो 0 होगा नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मिल जाएगा आपको x टू द पावर 2/3 माइनस 1, मतलब x टू द पावर माइनस 1/3 प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको y टू द पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y टू द पावर माइनस का 1/3 dy/dx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 1/3। तो यहाँ से आपको मिल जाने वाला है dy/dx इज इक्वल टू, ये अपान में चल जाएगा तो इसको भेज देंगे ऊपर, तो इसका साइड पॉजिटिव जाएगा पावर का माइनस, और x टू द पावर 1/3 प्लस का, तो ये आपको मिल जाएगा dy/dx। जब ये मिल जाएगा तो ds निकालिए। देखिए आर्क जब निकालो तो आपको ds निकालना है। ds क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, y इक्वल टू fx के रूप में बना सकते हैं इसको। आपने वो dy/dx से निकाला, अगर आपने dx/dy निकालते अगर आप, तो आप लिखते 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy, ठीक है, हमने निकाला dy/dx। अब देखो यहाँ पे रूट में 1 प्लस हो कितना आता है बोले अब, तो dy/dx आया कितना है हमारा यह, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पहले तो प्लस हो जाएगा y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3 और ये dx। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपान x की पावर 2/3 और dx। और x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, देखो यहाँ पे कितना है a की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 अपान x की पावर 2/3 और dx। अब चूंकि ये देखो a की पावर 2/3 में सोचते हैं, a की पावर 2/3 का मतलब a की पावर 1/3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से x की पावर 2/3 का मतलब x की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो इस तरह से रूट है तो a अपान x, तो a की पावर भी 1/3 हो जाएगा, x की पावर भी 1/3 हो जाएगा और dx, तो ये ds की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया फार्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x ds अपान इंटीग्रेशन ds, यही तो फार्मूला आया था आर्क का, आप पहले देख सकते हैं। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन x, ठीक है, और ds की बात करते हैं, तो ds कितना आया है, ds आया है a टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 1/3 और dx अपान इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/3 सॉरी ds फिर है a टू दी पावर 1/3 अपान x टू दी पावर 1/3 और dx, ठीक। तो आपको निकालना क्या था, उस आर का निकालना था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका, तो इसका जब निकालना है तो ये dx है, तो x की लिमिट, तो ये 0 0, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से a तक, तो ये जो हो जाएगा ये फार्मूला 0 से a और 0 से a। अब देखो एक बार 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ये कितना, x रहेगा 0 से a, x रहेगा, इसको भेज देंगे ऊपर तो x के पावर माइनस का 1/3 dx हो जाएगा, अपान में इंटीग्रेशन, ये तो कटी गया, ये भेजेंगे ऊपर x के पावर माइनस का 1/3 और dx और इस 0 से a। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से a और 1 माइनस 1/3 करेंगे तो x के पावर 2/3 और dx हो जाएगा,
और यहाँ पे 0 से a x के पावर माइनस का 1/3 dx, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 2/3 + 1 अपान 2/3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर -1/3 + 1 अपान -1/3 + 1, एक टोटल 0 से a रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, तो x के पावर 2/3 + 1 आपको मिल जाएगा x टू दी पावर 5/3, है ना। x टू दी पावर क्या मिल जाएगा, 5/3 अपान तो 2/3 + 1 मतलब 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। फिर अपान में देखो यहाँ पे मिल जाएगा x के पावर -2/3, फिर इसके अपान जब करेंगे तो माइनस का 2/3, ठीक है, इसके अपान में जाएगा माइनस का 2/3, तो एक मिनट, इसमें थोड़ा सा फिस करने से अच्छा इसको अलग अलग कर लें हम। x के पावर 5/3 या 3/5, चलो ये 0 से a अपान यहाँ पर जाएगा माइनस का 3/2, ये भी देखो 5/3 3/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 3/2 और x की पावर -3/2 2/3 -2/3, तो ये मिल जाने वाला है, और 0 से a ऐसा यह। तो अब क्या होगा, ये 3 से 3 जगह कैंसिल, तो क्या मिल जाने वाला है, माइनस का 2/5 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो x की पावर 5/3 है, इसको भेज देंगे ऊपर, तो एक आपका है कितना, 3/2 है, 1 माइनस, गड़बड़ कर रहे हैं भाई, देखो बेटा एक कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक, एक मिनट हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, आइए इधर आते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना, फिर से एक बार, x के पावर 2/3 + 1 मतलब 5/3 और a अपान में इसके 5/3, ठीक, यह 0 से a, फिर अपान में x बार इक्वल टू, फिर अपान में यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 3 में से उनका 2, x पावर देखो प्लस में माइनस में लिख रहे थे, 2/3 और ये 2/3 और 0 से a, ये इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा, जब a रख देंगे यहाँ पे तो a के पावर 5/3 मिल जाएगा, 0 से कोई मतलब तो है नहीं, अपान 5/3 मतलब 3/5। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, a के पावर जो है 2/3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, इस तरीके से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और ये देखो कितना है, a की पावर 5/3 और 2/3, ठीक है, 5/3 + 2/3, तो यह हो जाएगा, देखो 1 + 2/3 कितना आएगा, 5/3, तो ये ऊपर वाला जो एक पावर 5/3 इसमें सकते हैं a × a के पावर 1/3 और 2/3 यह, और यहाँ पे a के पावर 2/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2a/5 ये मिल जाएगा x बार। सिमिलरली आप सॉल्व भी कर सकते हैं एंड बाई सिमेट्री भी बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री भी आप बोल सकते हैं, y बार जो होगा वो भी जाएगा 2a/5। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा स्टूडेंट्स, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये हो जाएगा आपका कितना, x बार कमा y बार, मतलब कितना 2a/5 कमा 2a/5। यही पॉइंट जब यहाँ जहाँ भी 2a/5 पड़ेगा, 2a/5 पर आई वहीं होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहीं पर बॉडी का टोटल वेट क्या करेगा, काम करेगा। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ये तो आपने ऐसे लगा दिया कार्टेशियन में, अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं पैरामीट्रिक में भी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखो जो x के पावर 2/3 और प्लस का y के पावर, यहाँ पर आंसर हो गया यहाँ पे, बस इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं ये। अब यही क्वेश्चन अगर मैं पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करूँ तो x = a cos
क्यूब टी मिल जाएगा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। कैसे? जब यहाँ रखेंगे a कॉस क्यूब टी, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, मतलब 1/2/3 कॉस स्क्वायर टी मिलेगा। यहाँ रखेंगे y की वैल्यू जब, तो मिल जाएगा आपको 1/2/3 और साइन स्क्वायर टी। 1/2/3 कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, मतलब आपको ये मिल जाएगा यह साइड। तो इसी को ये कार्टेशियन फॉर्म में है और यही इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन इस रूप में दे दें, अब बोले कि इस आर्क का ये भी स्ट्राइट इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसका आपने इक्वेशन निकाली तो फिगर आप वही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे टी होता है π/2, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जब आप निकाले जाएंगे x बार, तो आप लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन x ds ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ds। तो ds कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। अब ds कैसे निकालेंगे? तो ds जब निकालने जाएंगे तो ds क्या होगा, देखो ds क्या होगा इस केस में, ds होगा dx/dt का होल स्क्वायर और प्लस का dy/dt का होल स्क्वायर और dt, तो dt के रूप में आएगा। तो यही जब रिजल्ट जब ds कहाँ रखेंगे तो dt के टर्म में आएगा, t की लिमिट 0 से π/2 रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ भी इस नियम से भी x बार कितना आएगा 2a/5, y बार कितना आएगा 2a/5, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन में फिर खाली होता हूँ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। स्टूडेंट्स टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। मैं देखिए अभी ऐसे ही अब अपलोड करूँगा, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या हो सकता है अभी। थैंक यू।